दोस्तों नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान में जनजाति आंदोलन। अब दोस्तों बात करते हैं भील जनजाति का आंदोलन। दोस्तों भील जो जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और गुजरात के सूंठ तथा ईडर राज्यों में ईडर राज्य में फैली हुई थी। कहां कहां फैली हुई थी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, गुजरात के सूंठ और इसके अलावा मेवाड़। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़, गुजरात के सूंठ, ईडर राज्यों में ये जनजातियां कौन सी? भील जनजाति फैली हुई थी। तो दोस्तों भीलों का सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, क्योंकि भील जो हैं ये बहुत समय से राजस्थान के जो राजा थे, खास तौर से मेवाड़ के शासक, उनके साथ इनके अच्छे संबंध थे। तो भील जो थे, और भीलों में एक ऐसा भील शासक था या भील सरदार था जिसका नाम है पुंजा। दोस्तों पुंजा के बारे में आपने पढ़ा होगा। पुंजा भील को मेवाड़ का जो चिन्ह है उसमें जगह दी गई थी। पुंजा भील को मेवाड़ के राज चिन्ह में जगह दी गई थी। इतना सम्मान दिया जाता था भीलों को। दोस्तों धीरे धीरे स्थिति बदलती गई और जो यहां पर राजस्थान में जमींदारी प्रथा शुरू या जागीरदारी प्रथा शुरू हो गई, या सामंतशाही भी कह सकते हैं इसको। यह जब प्रथा शुरू हुई तो भीलों का शोषण शुरू हो गया। दोस्तों भील जो बहुत ही शांत प्रिय जनजाति है, उनका शोषण कैसे होता था? उन पर विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए गए थे। कौन कौन से कर लगाए थे? बैठ बेगार, यानी बिना मेहनताना के उनसे काम लेना। इसके अलावा लाग बाग, लाग एक निश्चित कर हुआ करता था, और उसके अलावा बाग जो है, जो फसल जो बोते थे या खेती जिस तरह की होती थी, और उसके आधार पर या जिस तरह की गायें या जो है पशु जिस तरह के रखते थे, उनके आधार पर उनसे कर वसूला जाता था। इसके अलावा लगान तथा वन संपदा कर। दोस्तों ये वन संपदा कर क्या होता था कि वनों से जो शहद, जो लकड़ी या फिर शराब वगैरह जो भी निकाली जाती थी, उसके ऊपर ये जमींदार या जो जागीरदार होते थे वो कर लिया करते थे। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि इनके ऊपर बड़ा इनका शोषण होता। तरह तरह के ये बहुत सारे कर, ये तो कुछ कर हैं, इनके अलावा और भी कर लिए जाते थे, छोटे छोटे द्वारा लिए जाते थे, जिनसे इनका शोषण होता। तो इसकी वजह से इनमें एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये भील विद्रोह जो शुरू हुआ था, या भील आंदोलन जो शुरू हुआ था, या भीलों में जो इन जागीरदारों के या राजाओं के, शासकों के प्रति जो रोष था, उसको व्यक्त करते रहे। बार बार जो है भील बार बार करते रहे थे। लेकिन ये इनका गुस्सा कब फूटा? दोस्तों भीलों का जो आंदोलन हुआ था वो मेनली शुरू हुआ था मेवाड़ से। एक एक चीज को नोट करते जाइए कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि भील आंदोलन कहां से शुरू हुआ, उसके बाद इसके बाद कहां डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आंदोलन शुरू हो गए थे, उसके बाद फिर मेवाड़ में शुरू हो गए थे। और इनको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? दो ही नेता थे, गोविंदगिरी और मोतीलाल तेजावत। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र में भीलों के लिए काम किया, गोविंदगिरी ने किस क्षेत्र में किया, इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ में दोस्तों जब ये शासन राजपूतों का था तो भील जो है बड़े शांति से उनको टैक्स भी देते थे और अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनमें विद्रोह जरूर था। लेकिन एक समय ऐसा आया था, वो दोस्तों कौन सा है, 1818 का। याद रख लीजिए दोस्तों, 1818 में क्या हुआ था कि सभी राजपूतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों 1818 में मेवाड़ के शासक ने भी अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। कौन सी संधि? सहायक संधि। और सहायक संधि क्या थी कि वो हम केवल बाह्य जो तुम्हारे मामले हैं उनको देखेंगे, आंतरिक मामले में राज्य स्वतंत्र रहेंगे, राजा स्वतंत्र रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों 1818 में अब ये संधि का कारण क्या रहा, ये तो आप हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे इसमें प्रमुख जो कारण था वो था मराठों का उपद्रव, मराठों का लूट खसोट करना, मराठों द्वारा जगह जगह पर आंदोलन करना, उन राजाओं और जमींदारों से धन वसूलना, तरह तरह के कर वसूलना। तो मराठों से परेशान होकर के इन शासकों ने अंग्रेजों से सहायक संधि शुरू की थी 1818 में। और दोस्तों मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ये मेवाड़ क्षेत्र में पॉलिटिकल एजेंट था। और इसने क्या किया दोस्तों, इसने जब ये 1818 में संधि कर ली तो जो भील है वो बड़े विचलित हो गए। और भील विचलित हो गए तो जेम्स टॉड ने क्या किया, इन पर इनके अधिकार थे, तो जो भी इनके अधिकार थे वो छीन लिए। इन्होंने क्या किया कि एक तो राहगीर कर और बोलाई कर, इन पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ये राहगीर कर और बोलाई कर ये क्या थे दोस्तों, जब 1818 में सहायक संधि कर ली थी तो जो यहां के जो भील सरदार थे उन्होंने क्या किया कि जगह जगह लूटपाट शुरू कर दी। और जो व्यापारी थे तो वो वहां से निकलते थे, मेवाड़ क्षेत्र से निकलते थे, उनसे एक कर लिया जाता था जिसको राहगीर कर कहा जाता था। इसके अलावा जो सामंत जो भील सरदार थे, भील जो सरदार थे वो व्यापारियों को सुरक्षा देते थे, उनके माल को उन रास्तों से निकलने के लिए सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके लिए वो बोलाई कर के नाम से एक कर लेते थे, बोलाई कर। दोस्तों जेम्स टॉड ने क्या किया, इनको बंद कर दिया, इनके ऊपर रोक लगा दी। इसके अलावा इनके जो वन संपदा कर है वो लगा दिया, यानी वन से आप जो है गोंद भी लेते हो, आप शहद भी लेते हो, आप लकड़ी भी लेते हो, तो इनके ऊपर ये वन शब्द कर लगा दिया। और बोलाई कर जो ये भील लेते थे, भील सरदार लेते थे या राहगीर कर जो लेते थे, इनको इन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब दोस्तों वहां के जो भील थे, मेवाड़ के भीलों में असंतोष पैदा हो गया था। असंतोष पैदा होने के भीलों में जो असंतोष पैदा हुआ था उसके कारण क्या थे, देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। एक तो है विभिन्न प्रकार के लगान, विभिन्न प्रकार के लगान। नंबर 2, 1818 की संधि के बाद
मेवाड़ की आंतरिक सुरक्षा अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। कहा ये था उनसे दोस्तों कि हम केवल बाह्य मामले ही देखेंगे, लेकिन उन्होंने आंतरिक जो सुरक्षा का मामला भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया। इससे क्या हुआ कि जो भील सेना में भर्ती होते थे, सैनिक के रूप में भर्ती होते थे, तो उन सैनिकों को निकाल दिया गया और अंग्रेजों ने अपनी सेना ले ली। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने नई भर्ती शुरू कर दी। नई भर्ती शुरू कर दी और भील जो है उनको निकाल दिया। तो दोस्तों भीलों में बड़ा असंतोष हुआ। इसके अलावा दोस्तों जब अंग्रेजों के पास शासन चला गया तो ये जो लोग हैं अर्ध सामंती व्यवस्था और अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था के कारण शोषण बढ़ गया। दोस्तों अब ये जो राजा थे और ये सामंत जो थे, जागीरदार थे, ये अर्ध सामंती हो गए, क्योंकि इनके पास पूरा जो शासन का इनके पास नहीं थी शासन की बागडोर, वो अंग्रेजों के पास भी थी, इसलिए अर्ध सामंती के रूप में थे और इधर से इधर अंग्रेजों का भी हस्तक्षेप था। तो इस तरह से ये अर्ध सामंती व्यवस्था भी हो गई, अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था हुई। दोनों ही भीलों का शोषण करने लगे और इस तरह से जब भीलों का शोषण होने लगा तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। दोस्तों एक और कारण जो तात्कालिक कारण है, पांचवां जो है तात्कालिक कारण, वो क्या है? चौकीदारी कर व बोलाई कर पर रोक। ये उस समय तात्कालिक भील आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? चौकीदारी कर व बोलाई कर पर रोक लगा दी। किसने लगाई थी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने बोलाई कर मैंने बताया था कि ये जो भील सरदार थे वो व्यापारियों को सुरक्षा देने के नाम पे कर लेते थे, उनसे वसूलते थे, लेकिन इस जेम्स टोड ने जो है इन पर रोक लगा दी, इसलिए इनमें विद्रोह की भावना पैदा हो गई। दोस्तों 1823 ईस्वी में इस अर्धसामंती सेना और अर्ध औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों की सेना ने इन पर बड़ी सख्ती से प्रहार किया और भील आंदोलन को दबा दिया। भील आंदोलन को दबा दिया कब? 1823 ईस्वी में। कहां पर? मेवाड़ में। तो क्या भील आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं। इसके बाद भी भील आंदोलन के रूप में छोटे छोटे घटनाएं, विद्रोह होते रहे और फिर एक सबसे बड़ी बात हुई थी 1841 में। 1841 में दोस्तों खेरवाड़ा में भील कोर में घटना हुई थी कि जो खेरवाड़ा था मेवाड़ का, वहां पर खेरवाड़ा में क्या किया? मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। क्यों की थी? इन भीलों के उपद्रवों से परेशान होकर के। दोस्तों जब भीलों से अधिकार छीन लिए थे, इनसे विभिन्न प्रकार के कर टैक्स बढ़ा दिए गए थे, तो ये दुखी होकर के इन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। अब लूटपाट शुरू कर दी, जगह जगह आंदोलन करते थे, लूट लेते थे। तो इनको दबाने के लिए एक मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। कहां पर? खेरवाड़ा में। दोस्तों हमने राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था खेरवाड़ा एक ऐसी कोर थी, जो बटालियन थी, जिसने किसका साथ दिया था? राजाओं का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्होंने विद्रोही जो राजस्थान के
स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनका साथ नहीं दिया था। इसने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, ये खैरवाड़ा। तो दोस्तों जब इन्होंने ये मेवाड़ भील कुल की स्थापना होगी तो इस भील आंदोलन को दबा दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से मेवाड़ में भील आंदोलन को जब दबा दिया गया था तो 1850 से 1855 ईस्वी तक एकदम शांति रही। भीलों ने किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं किया। और उसके बाद दोस्तों मेवाड़ में जो विभूति पैदा हुई उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, इन्होंने मेवाड़ में भील आंदोलन को आगे बढ़ाया, उनमें जागरूकता पैदा की, जन जागरण किया। तो दोस्तों मेवाड़ आंदोलन 1850 से 55 तक बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। कोई किसी प्रकार का मेवाड़ में भील आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन मेवाड़ में एक ऐसे मसीहा पैदा हुए, मोतीलाल तेजावत। दोस्तों इन्होंने मेवाड़ में भीलों का आंदोलन शुरू किया। उनमें जनचेतना, उनमें सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना पैदा करने का, जागृत करने का काम किया था मोतीलाल तेजावत ने। दोस्तों मैं इस चार्ट से ये बता सकता हूं कि आप यदि जनजाति को, आंदोलन को अच्छे से दिमाग में रखना चाहते हैं या ध्यान रखना चाहते हैं तो गोविंद गिरी जो थे, इन्होंने तो गुजरात, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में जनजाति यानी भील आंदोलन में राजनीतिक जागृति पैदा करने का काम किया था। और मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में और सिरोही में, मेवाड़ यानी उदयपुर और सिरोही राज्य में तो मोतीलाल तेजावत ने, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात में भी कौन से क्षेत्र थे, सूत क्षेत्र और ईडर, ये जो राज्य थे उनमें गोविंद गिरी ने जन जागृति और राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया था। दोस्तों सबसे पहले हम गोविंद गिरी जी की बात कर लेते हैं। गोविंद गिरी जी को भीलों का मसीहा कहा जाता था। और दोस्तों इन्होंने 1905 में संप सभा की स्थापना की थी। गोपीनाथ शर्मा 1883 बताते हैं। तो संप सभा, संप का मतलब क्या होता है, भाईचारा। संप का मतलब होता है भाईचारा। तो इस तरह से संप सभा की स्थापना किसने की थी, गोविंद गिरी ने। कब की थी, 1905 ईस्वी में। दोस्तों ये जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन 1913 तक ही चला। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ ये 1920-21 से शुरू हुआ। इन दोनों में अंतर भी है। मोतीलाल तेजावत ने बाद में किया था मेवाड़ में, उससे पहले गोविंद गिरी ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात, ईडर क्षेत्र, इनमें जो है भील आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी कब, 1905 ईस्वी में, या 1883 भी कह सकते हैं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। अब ये संप सभा थी, जो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था ये भीलों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करना। सामाजिक का मतलब क्या हुआ कि भीलों में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां थी, शराब पीने की, इसके अलावा डायन प्रथा, इसके अलावा अशिक्षा, इसके अलावा भीलों में जो दुर्गुण थे उनको दूर करने के लिए, और शिक्षा का जो अभाव था उसको बढ़ावा देने के लिए, राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए। अब राजनीतिक चेतना में क्या आएगा दोस्तों, जो कर लिए जाते थे, मैंने कहा था अर्ध सामंती और अर्ध उपनिवेश राज्य हो गए थे मेवाड़, और ये जो सभी राज्य, जो राजस्थान के राज्य थे, इन्होंने सहायक संधि कर ली थी। तो वो राजनीतिक चेतना क्या थी उसमें दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे, लाग बाग है, बैठ बेकार है, लगान है, वन संपदा कर इनसे जो छीन लिया था, तो इस तरह के जो भी कर छीन लिए थे और इनके ऊपर जो नए कर लगा दिए गए थे, उनसे निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए इन भीलों को जागृत किया था। दोस्तों ये जो कार्य करने के लिए सबसे पहले गुजरात चले गए थे। 1908 से 1910 के बीच में गुजरात में चले गए थे। वहां ईडर राज्य और जो सूत राज्य थे, वहां पर इन्होंने क्या किया था, भीलों के बीच में रहे थे और वहां पर भीलों के साथ कृषि कार्य किए थे। भीलों की दशा समझी कि भील किस तरह से खेती करते हैं और बड़े
जो करों के बोझ से वो दबे हुए हैं, वहां उनको समझा। उसके बाद वहां से प्रेरणा लेकर के ये 1911 ईस्वी में बेड़सा में आ गए दोस्तों। बेड़सा में आकर के इन्होंने जन जागृति का कार्य किया था, और बेड़सा ही वहां पर एक ऐसा केंद्र बन गया था जो सभी भील वहां इकट्ठा होते थे और इनके प्रवचन सुनते थे। तो इस तरह से बेड़सा में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। बेड़सा में किसकी स्थापना की थी? भगत पंथ। भगत पंथ क्या था दोस्तों कि वहां पर भीलों में धार्मिक जागृति उत्पन्न करना, धर्म के प्रति उनको निष्ठा पैदा करना, क्योंकि ये गोविंद गिरी जो थे ये आर्य समाज से प्रभावित थे, आर्य समाज से प्रभावित थे। इसीलिए हवन करना दोस्तों, वेदों का पाठन करना, शिक्षा का बढ़ावा देना। तो इस तरह से ये इन्होंने बेड़सा में क्या स्थापना की थी? भगत पंथ की, जो धार्मिक जागृति और राजनीतिक जागृति भी पैदा करती थी। भगत पंथ के लोग थे वहां पर। तो और इसके अलावा भील प्रदेश जो थे, भील जहां पर भीलों की संख्या ज्यादा होती थी, भील बाहुल जो क्षेत्र थे, वहां पर धूनियां स्थापित की थी, और धूनियों की रक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए थे। और कोतवाल जो है वहां के जो आपसी झगड़े थे, मनमुटाव थे, उनको भी सुलझाने का काम करते थे। तो ये धूनिया और भगत पंथ की स्थापना कहां हुई थी? बेड़सा में, और भील बाहुल क्षेत्रों में धूनिया की स्थापित हुई। इसके बाद दोस्तों जब इनका प्रभाव भीलों में ज्यादा बढ़ गया, तो वहां के जो शासक थे, अंग्रेज थे, वो बड़े चिंतित हो उठे, और वहां से क्या किया? डूंगरपुर जो राज्य था उसने 1913 में गोविंद गिरी को देश निकाला दे दिया। तो 1913 में देश निकाला देने के बाद 1913 में ये मानगढ़ पहुंच गए थे। दोस्तों मानगढ़ ये जो गुजरात का जो सूत प्रदेश है और बांसवाड़े के बीच एक स्थान पड़ता है, पहाड़ियां हैं, वहां पर पहुंच गए थे। और वहां पर इन्होंने भीलों को इकट्ठा किया। दोस्तों वहां भीलों को जब इकट्ठा किया तो अंग्रेजों की सेना वहां पहुंच गई, उन पर आक्रमण कर दिया, और कम से कम 1500 भील वहां पर मारे गए थे। इसे वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से गोविंद गिरी ने भीलों में एक जागरूकता पैदा करने का काम किया था। और उन्होंने जो मेन इसमें जो आता है, एक संप सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसके अलावा उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। वो कहां की थी? बेड़सा में की थी 1911 में। और इसके अलावा धूनिया स्थापित की थी। जो धूनिया क्या थी? वो एक तरह से एक संगठन था। तो इस तरह से दोस्तों ये गोविंद गिरी के बारे में पढ़ा हमने। ये कब शुरू हुआ? 1905 से 1913 के बाद। दोस्तों 17 जुलाई 1913 को मानगढ़ में ये जब हत्याकांड हुआ, उसके बाद ये वहां से गुजरात चले गए गोविंद गिरी, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये 1905 से लेकर के 1913 तक की कहानी। अब 1913 के बाद ये कौन सी जगह पर गोविंद गिरी ने किस जगह पर आंदोलन किए थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और गुजरात का क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। दोस्तों अब बात करते हैं मोतीलाल तेजावत की। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ और सिरोही, इन दोनों जगहों पर भील आंदोलन को आगे बढ़ाया था, भील आंदोलन को प्रेरणा दी थी। अब इनको प्रेरणा खुद को कहां से मिली थी? असहयोग आंदोलन से। दोस्तों 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो मोतीलाल तेजावत ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और जब उनको पता चला कि असहयोग आंदोलन से गांधी जी को बड़ा राजनीतिक जो फायदा मिला, अंग्रेजों पर बड़ा दबाव हुआ इस चीज का, तो उन्होंने भी भीलों में एक ही आंदोलन चलाया। एक ही का मतलब होता है एकता का आंदोलन। दोस्तों एक ही आंदोलन से का जो उद्देश्य था वो क्या था? विभिन्न करों से मुक्ति, और जो वन संपदा कर का अधिकार था उसकी बहाली की जाए, और सुअरों से जो फसल नष्ट होती है उस फसल की जो है सुअरों से रक्षा की जाए। ये मुख्य जो मांगे थी किसकी थी? एक ही आंदोलन की। इसके अलावा मेवाड़ पुकार, मेवाड़ में जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उनसे 21 सूत्री मांगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के कर भी थे, वन संपदा कर का अधिकार बहाल करने का भी था, सुअरों से फसलों की रक्षा भी थी। इसके अलावा बोलाई कर वगैरह जो भी थे, क्योंकि बोलाई कर मैंने अभी बताया था 1818 में किसने प्रतिबंध लगा दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने उस पर जो है रोक लगा दी थी। तो वहां पर इन सभी चीजों को लेकर के
मेवाड़ पुकार के नाम से 21 सूत्री मांग जो दी गई थी मेवाड़ के महाराणा को। दोस्तों 21 सूत्री मांगों में से महाराणा ने 18 मांगे तो मान ली थी, 3 मांगे नहीं मानी, जिसमें वन शब्द कर बहाल का था, एक सूअरों से फसलों को जो नुकसान हो रही थी, इसके अलावा लगान संबंधी कुछ कार्य थे। तो 2-3 जो है मांगे इनकी नहीं मानी। दोस्तों ये निष्प्रभावी रहा। मेवाड़ पुकार में जो 21 सूत्री मांगे जो थी वो निष्प्रभावी रही। इसके बाद मार्च 1922 में मेवाड़, भौमट, ईडर राज, इन भीलों का दमन किया गया था। अंग्रेजी सेना ने इनका दमन किया और दमन करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये आंदोलन यहां पर समाप्त हो गया। मेवाड़, भौमट और ईडर राज्यों में आंदोलन समाप्त हो गया था। तो दोस्तों यहां से मोतीलाल तेजावत कहां पहुंच गए, सिरोही। सिरोही जो है भीलों व गरासियों को यहां पर इन्होंने प्रवचन दिए और एक ही आंदोलन चलाया। सिरोही इनका दूसरा केंद्र रहा इसके बाद, और वहां पर भी एक ही आंदोलन चलाया था। लेकिन जब अंग्रेज इनसे डरने लगे कि भील आंदोलन करते थे और विभिन्न प्रकार के कर देने से मना कर देते थे, तो महात्मा गांधी इन्होंने इनके बीच में समझौता करवाया और महात्मा गांधी के कहने से इन्होंने जो मेवाड़ शासक हैं उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों इनके ऊपर केस चला और इनको कारावास मिला और 1936 में ये कारावास से रिहा हुए। उसके बाद इन्होंने जो है मेवाड़ प्रजामंडल है उसके भी ये सदस्य रहे थे। 1942 में जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था उसमें भी भाग लिया था। तो इस तरह से मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में भीलों का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया था। तो इस तरह से दोस्तों जब हम भीलों के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भीलों में जन जागृति पैदा करने का काम किया था। और जब राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं तो केवल और केवल 2 ही नाम आते हैं, गोविंदगिरी और मोतीलाल तेजावत। गोविंदगिरी ने कौन से क्षेत्र में किया था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और गुजरात के सूत और ईडर क्षेत्रों में, और मोतीलाल तेजावत ने किया था मेवाड़ और सिरोही में। दोस्तों ये 1905 से 1913 की घटना रही और ये 1921 से लेकर के 1936 तक की घटना रही। तो इस तरह से दोस्तों जो राजस्थान में भील आंदोलन हुआ, भीलों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और अब एक और टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, मीणा जाति का। दोस्तों भीलों के बाद अब बात करते हैं हम मीणाओं की। दोस्तों मीणा जातियों में भी आंदोलन हुए थे और वो आंदोलन ज्यादातर सामाजिक जन चेतना के लिए हुए थे। दोस्तों ये जो आंदोलन 1851 से लेकर के 1860 तक भी चले। 12वीं सदी में हम बात करते हैं, 12वीं सदी से पहले दोस्तों मीणा जो थे वो शासक के रूप में थे और इन मीणाओं का जो शासन वो कहां होता था, जयपुर और अलवर के क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में मीणाओं के शासन थे, शासक के रूप में थे। लेकिन दोस्तों 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ राज्य की स्थापना हुई थी और आपको पता है ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी, दुल्हे राय ने। जो आज का जयपुर है उसको ढूंढाड़ राज्य, प्राचीन नाम ढूंढाड़ राज्य है इसका, और इसकी स्थापना दुल्हे राय ने की थी 1137 ईस्वी में। दोस्तों दुल्हे राय ने क्या किया, इन मीणों से इन जात जो है इनके शासन छीन लिए, इनके राज्यों पर इनका अधिकार कर लिया। और ये जो मीणे हैं ये कहां पहुंच गए, पहाड़ों में और जंगलों में चले गए। वहीं अपनी जीविका का पालन करते रहे। दोस्तों पहाड़ों और जंगलों में जाकर के इन्होंने चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना शुरू कर दिया था। दोस्तों अंग्रेजों ने इनके परंपरागत जो अधिकार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इनके परंपरागत अधिकार कौन से थे, वही चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना। इन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इन मीणा में एक तरह से अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हुई। दोस्तों अंग्रेजों को मीणे अपना दुश्मन समझने लगे क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर प्रतिबंध शुरू कर दिए थे। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित कर दिया था।
दोस्तों इस एक्ट के तहत इन पर सभी अधिकार जो इनके थे, मीणों पर चोरी डकैती करना, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके अलावा वन संपदा का भी अधिकार जो था इनसे छीन लिया गया था। 1930 ईस्वी में जयपुर राज्य जो था उसने जरायम पेशा कानून बनाया और जरायम पेशा कानून के तहत मीणाओं को क्या कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया था। दोस्तों 25 साल से ज्यादा उम्र के जो स्त्री पुरुष थे उनको थानों में नियमित उपस्थिति देना अनिवार्य कर दिया था। किसके तहत? जरायम पेशा कानून के तहत। किसने लगाया था? 1930 में जयपुर राज ने लगाया था। और 1946 में दोस्तों ये जरायम पेशा कानून जो है ये समाप्त कर दिया गया था और स्त्री और छोटे बच्चों को थानों में, पुलिस थानों में जो रोजाना प्रतिदिन जो हाजिरी देनी पड़ती थी वो नियमित उपस्थिति देने के लिए इनको छूट दे दी गई थी। किन किन को? स्त्रियों को और छोटे बच्चों को। लेकिन मीणा जाति के जो वयस्क थे 25 साल से ऊपर के, उनको नियमित उपस्थिति देना अनिवार्य था। 1933 में दोस्तों मीणाओं में जो कुप्रथाएं चालू हो गई थी, जो समाज में बहुत सारे विडंबनाएं पैदा हुई थी, उनसे इनको दूर करने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए मीणाओं में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी। और ये महासभा जो थी इन मीणाओं में शिक्षा का प्रसार करना, इसके अलावा जो इनके पेशे थे, जो इनमें कुरीतियां थी, उनको दूर करने का काम करती थी मीणा क्षेत्रीय महासभा। दोस्तों एक जैन मुनि थे मगन सागर, जिन्होंने मीन पुराण लिखा। मीन पुराण में मीणाओं का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस इतिहास को याद कराया गया था। वो गौरव याद दिलाया गया था किसमें? मीन पुराण में। किसने? जैन मुनि मगन सागर ने। और दोस्तों इससे प्रभावित होकर के 1944 ईस्वी में नीम का थाना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जो मीणों में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां थी उनको दूर करने की शपथ ली गई। इसके अलावा जो जरायम पेशा था उससे मुक्ति दिलाने का वहां पर आह्वान किया गया था, सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए। और इस तरह से 1944 में जो बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था मीणाओं का, जिसमें ये प्रतिज्ञा ली गई थी कि हम किसी भी प्रकार की जो हम कुरीतियां जिनमें पैदा हुई थी, चोरी डकैती वगैरह की, उससे दूर रहेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे तथा सरकार से जरायम पेशा को जो कानून है इसको वापस लेने का आह्वान किया गया था। तो दोस्तों 1946 में मैंने बताया था ये समाप्त हो भी गया था, लेकिन उसमें छोटे बच्चे और केवल स्त्रियों को छूट दी गई थी। 25 साल से ऊपर के जो पुरुष थे उनको थानों में, पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति देना अनिवार्य। तो इस तरह से मीणों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे दोस्तों, विभिन्न प्रकार के कर तो इनसे लिए जाते थे, वन संपदा कर वगैरह जो होते थे। इसके अलावा क्योंकि इन चोरी डकैती और उपद्रवों से गवर्नमेंट परेशान भी रहती थी, इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के आपराधिक केस चलते थे, तो इनमें जनजागृति पैदा करने के लिए मुनि मकर सागर, जो मुनि मगन सागर है, इन्होंने एक मीन पुराण लिखा था और उससे प्रेरित होकर के नीम का थाने में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और वहां पर इनका जो है समाज सुधार का कार्य हुआ। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा मीणा जाति का आंदोलन, भील जाति के आंदोलन। तो इस तरह से राजस्थान में जनजाति आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।